अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबा शेख। आज जुमेरात है 16 मार्च और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सारी मुस्कुराहटें। ये मुस्कुराहटों की बात हो रही है तो मुस्कुराहटें तभी होती हैं जब कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो। तो डेफिनेटली वैसे भी अब शादियों का सीजन आ रहा है और खवातीन की तैयारी तो मेहंदी के बगैर हमेशा से ही अधूरी है। तो मेहंदी जो दरअसल एक आर्ट ही है जिसे जमाना कदीम से लोग रस्म हिना और हल्दी के रस्म यानी माइयों में दुल्हन के बनाव सिंगार में एक अहम जुज़ तस्वुर करते हैं। इसी पर खवातीन की जो साल हर साल ही मेहंदियां लगाती हैं और लड़कियों के हाथों को मजीद खूबसूरत भी बनाती हैं। मैं भी जब छोटी थी कोई भी इवेंट आता था, ईद होती थी, बकरीद होती थी, मिलाद होता था कोई या फिर किसी की शादी होती थी, सबसे ज्यादा मुझे ये शौक होता था कि जी मेहंदी लगवानी है, चूड़ियां पहननी है। बिल्कुल, और मेहंदी लगवानी है, चूड़ियां पहननी है। आज हमारी थीम भी मेहंदी से रिलेटेड ही है और ये एक आर्ट भी है। अच्छा, रात को मैं भी सोच रही थी कि मैं जो है सुबह शो पे मेहंदी लगवा के जाऊं ताकि जबरदस्त लगेगा। हमारी थीम भी है, लेकिन क्या करूं, बहुत ज्यादा लेट नाइट हो गई थी तो फिर मैंने सोचा अच्छी बात नहीं। अच्छा, मेहंदी के बारे से हम बात कर रहे हैं तो मेहंदी क्योंकि एक आर्ट भी है और आपको बताएं कि हर घर में अगर 4 बहनें हैं तो उसमें से 2 लोगों को मेहंदी लगानी आती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये आर्ट किस तरीके से प्रोवोक हो रहा है, ये आर्ट और मजीद किस तरीके से बढ़ सकता है और इस आर्ट को आप घर में बैठे हुए किस तरीके से प्रोफेशनली तौर पर लेकर चल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बड़े पार्लर्स की बात की जाए तो वहां पर 4-4 हजार की मेहंदियां लग रही होती हैं, जबकि हमारी घर में बैठी हुई जो दूसरी हमारी बहनें होती हैं, हमारी दोस्तें होती हैं, वो 200 में या 300 में वो मेहंदी लगा देती हैं। और अब तो नित नए डिजाइन भी आ गए हैं, सुडानी मेहंदी है, अरेबिक मेहंदी है और दीगर वैरायटी आ गई है मेहंदी में भी। बल्कि अब तो मेहंदी भी इस तरीके से लगाई जाती है जैसे आपने हाथों में ज्वेलरी पहनी हो। यार इस तरीके से ग्लिटर मेहंदी होती है और इस तरीके से मेहंदी लगा रहे होते हैं कि आप जो है यहाँ से आपने एक बनाया, पूरा फिंगर के ऊपर रिंग बनाई और यहाँ पे आपने रिस्लेट पहन लिया। तो इन तमाम इंटरेस्टिंग करेंगे आज हम गुड मॉर्निंग आज में, जिस हवाले से सबसे पहले मिलवाएंगे आपको मेहंदी इंस्ट्रक्टर उषा से, जो कराची में लड़कियों को मेहंदी लगाना सिखाती है। (1982) में मेरी मदर ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। उस वक्त इतने अवेयरनेस नहीं थी मेहंदी के बारे में लोगों को ज़्यादा, लेकिन मेरी मदर को शौक़ बहुत था मेहंदी का। मेहंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर लेडीज़ के जितने भी फैशन है, फैशन से रिलेटेड उनके मेकअप भी है, कपड़े भी हैं, ज्वेलरी है, इस तरह से मेहंदी भी है। अगर आप मेहंदी अच्छी लगवाएंगे अपने हाथों पे तो आप ओवरऑल अच्छे लगेंगे। और मिलेंगे भाभीज ब्यूटी पार्लर की ओनर रुहाना इकबाल से और जानेंगे कि उनके पार्लर में कौन सी मेहंदी का डिजाइन सबसे ज्यादा लगाया जाता है। मेहंदी जो है वो कभी आउट नहीं होगी क्योंकि एक ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं और उनमें लाजमी मेहंदी होती है। तो जो चीज़ हमारे कल्चर के साथ है वो ख़त्म नहीं होगी, आगे ही बढ़ेगी और उसकी नीड्स भी बढ़ती जाएंगी। पहले सिर्फ दुल्हन की लगती थी, अब फिर फैमिलीज़ की लगने लगी, अब जितने पार्टिसिपेंट होते हैं सबकी लगने लगी और उसकी डिफरेंट हर खुशी के ओकेजन पे मेहंदी का कंसेप्ट है। जो भी काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो थोड़े से ऑनेस्ट हो जाएं। वो सिर्फ कलर्स इन्हांस करने के लिए जो केमिकल्स डाल रहे हैं फॉर गॉड सेक होने के, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन पहले मिलवाएंगे आपको मेहंदी सेल करने वाले शॉपकीपर इमरान से, जो बताएंगे कि कौन सी मेहंदी की ज्यादा डिमांड है। मुझे इमरान कहते हैं और मैं तकरीबन 15 साल से इस कॉस्मेटिक्स की और मेहंदी के शॉप्स का काम कर रहा हूँ और तकरीबन करते करते मुझे मेहंदी का जो काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए। हम अपनी इसलिए मेहंदी खुद बनाते हैं कि हमें ट्रस्ट है इस पर, हमें मार्बल से पाक है, केमिकल से महफूज है। और अब बढ़ते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइंस की जानिब। जी सबा जी, एक्सप्रेस मेरे पास है और इसमें 2 मेन लीड्स हैं, बल्कि 3 मेन लीड्स हैं, लेकिन एक मुझे जो इंटरेस्टिंग मेन लीड लगी है वो मैं पहले पढ़ देती हूँ। कल हम जिसके बारे में बात करते थे वो सेंसस है। छठी मरदमशुमारी शुरू, कराची में स्टेट गेस्ट हाउस पर
लाहौर में शहबाज शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह पर नंबर लगाकर मरदमशुमारी शुरू की और कल से सेंसस का और मरदमशुमारी का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा, 2 मरहलों में कंपाइल होगा। इसका इफ्तिताह जो है वो सदर ममनून हुसैन ने किया। उस हवाले से यहाँ पे एक्सप्रेस में मेन लीड लगी हुई है। अच्छा, ये तो थी जनाब कल, इसके ऊपर तो हमने पूरा शो भी किया है मरदमशुमारी के हवाले से अहम खबर, और इसी तरह की कुछ खबरें यहाँ पर भी हैं। लेकिन इस वक्त जंग की जो मेन लीड है वो आपके साथ शेयर करते हैं कि सागदार इजलास में किस हैसियत से बैठे, अदालत ने इस पर सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट FBR ऑफिसर्स की ग्रेड 22 में तरक्कियां जो है वो कलदम असर 9 जायजे का हुक्म भी दिया गया है। तो ये जो है इसकी मेन हेडलाइन बताऊं तो वो नवाज शरीफ के बयान के हवाले से, जिन्होंने पनामा केस पर सवाल करने पर कहा कि नो कमेंट्स। तो फैसला ही महफूज है अभी तक, लेकिन इस फैसले के ऊपर बहुत सी कयासराइयां हो रही हैं। अदालती एहतराम में खलल है, सारी तवज्जो तरक्की पर है इस वक्त। और 52 ममालिक CPEC में इस वक्त शामिल होना चाहते हैं। तो वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ से जब कल बात हुई तो उन्होंने पनामा केस पर तो कोई कमेंट नहीं दिया, साथ साथ उन्होंने ये जरूर बता दिया है कि हमारा मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है और इस वक्त हमारा सारा ध्यान सिर्फ इसी तरफ है और लोग जो है वो CPEC में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन पनामा से जो है उन्होंने ठीक है। अच्छा, आपने जो मेन लीड पढ़ी CPEC के हवाले से, मुख्तलिफ मिली जुली खबरें जो है ये भी एक्सप्रेस की मेन लीड का हिस्सा है। लेकिन कल एक खबर बड़ी र्यूमर आउट करती रही और लोगों की बड़ी मुतवज्जो उसने तवज्जो हासिल की उस खबर ने ना, वो खबर थी हिजाब के हवाले से कि पंजाब यूनिवर्सिटीज में हिजाब के हवाले से सबसे पहले वहाँ के जो हायर एजुकेशन के वजीर हैं उन्होंने ये कहा कि जी अगर लड़कियां पंजाब में हिजाब करेंगी तो इसका परसेप्शन पूरे मुल्क में अच्छा जाएगा और जो लड़की हिजाब करेगी उसको 5 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। जिसके बाद PTI की एक रुकन थी, उन्होंने भी ये करारदाद जमा करवाई और उस करारदाद में भी यही था कि जी ठीक है उन्हें 5 नंबर इजाफी दिए जाएंगे। जिसके बाद गवर्नमेंट की जानिब से हाल कोई किसी किस्म के इकदाम सामने नहीं आए, जबकि PTI की जानिब से इस मौकफ को रद्द कर दिया गया है। महमूद रशीद साहब कहते हैं कि ये उनका अपना मौकफ है और PTI का ऐसा मौकफ नहीं है। उसके बाद दोबारा एक करारदाद जमा कराई गई और अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है, क्योंकि ये मसला अब पंजाब यूनिवर्सिटीज के लिए वहाँ के तलबा और तालबात जो है वो बेचैनी का शिकार है कि जी क्या होने जा रहा है। और इसी सफर में कल बात कर रही थी कि इस वक्त फेसबुक के ऊपर भी लोग बहुत ज्यादा ब्लंटली कमेंट कर रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, बड़ा अच्छा इकदाम है। तो फैसला आप आ चुका है, लेकिन सबके ऊपर अपनी मर्जी है कि आप ये करना चाहते हैं, करना नहीं चाहते। 5 नंबर इजाफी होंगे हिजाब करने पे। चले, अच्छी बात है। चले, इसी बहाने यहाँ की सारी खवातीन हिजाब में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इसमें एक और खबर जहाँ पर मेंशन है वो है कि कौमी असम्बली तमाम जमातें हुसैन हक्कानी के खिलाफ कमीशन पर मुत्तफिक। जितना चाहे खोदें चूहे ही निकलेंगे हकना है। और हम देख रहे थे कि मुखालफत तो उन्हें मिल ही रही है, लेकिन अब उसके खिलाफ प्रॉपरली तमाम जमातों ने ये फैसला किया है कि हम जो है वो कमीशन इस पर बनाएंगे और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। तो ये एक अहम खबर यहाँ पर और मेंशन है। और इसके अलावा आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फौज की जेर निगरानी मरदमशुमारी शुरू हो गई। पहले मरहले में मुल्क भर के, ये तो सारी खबर जो है वो सेम एग्जैक्टली है। उसके अलावा परवेज मुशर्रफ ने मुल्क की सालमियत पर समझौता किया। साबिक फौजी हुक्मरान ने अमरीकियों को ड्रोन्स के लिए अड्डे और एजेंसीज भर्ती करने की इजाजत दी। भी एक अहम खबर है जो इस वक्त जंग के पेपर में शामिल है। ठीक है, और एक्सप्रेस में भी यही मेन लीड है जो हुसैन हक्कानी के हवाले से लगी हुई है। अच्छा, अब मेरे पास है बिजनेस रिकॉर्डर, मैंने चेंज किया है न्यूज़पेपर। अच्छा, इसमें जो मेन लीड है वो है FY 18 करंट एक्सपेंडिचर लाइकली टू रिसीव बूस्ट। और एक और जो मेन लीड है वो है आसिफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ कमीशन। जबकि एक और यहाँ पर जो मेन लीड है वो है पटिशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस अंडर हायर ट्रेजर चार्जेस। तो ये बिजनेस रिकॉर्डर और एक्सप्रेस की आज तमाम अहम लीड्स थी, मेन लीड्स थी जो हमने आपको बताई। डॉन की भी कुछ मेन हेडलाइंस आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बयानात है उसके खिलाफ पीपल्स पार्टी के भी कुछ स्टेप्स हैं जो सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ एक और खबर जो यहाँ पर मेंशन है वो ये कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल किडनैप्ड इन कोयटा। और ये भी जो है वो आज अहम खबर यहाँ पर डॉन ने अपनी बनाई है। तो ये थी जनाब आज के अखबारों में क्या कुछ था। अब रुख कर लेते हैं मुख्तलिफ शहरों का, जिसमें सबसे पहले बढ़ेंगे हम लाहौर की जानिब। आज लाहौर में मेरा ख्याल है कि हुमा तो नहीं है, लेकिन मियां फारूक जरूर है, उनकी जानिब बढ़ते हुए जानते हैं कि मरदमशुमारी के दूसरे मरहले में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, तैयारियां किस तरह की है, सिक्योरिटी किस तरह के, दीगर मामलात के बारे में इस वक्त क्या रिपोर्ट सामने आ रही है। जी मियां फारूक, अपडेट कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाली जो छठी खाना मरदमशुमारी है आज उसका दूसरा दिन है। लाहौर समेत पंजाब के 16 अजला जिनको 82,458
जो है ब्लॉक्स पर तकसीम किया गया था, उसमें 62,000 से ज़्यादा टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं। तो हर टीम जो है वो एक शुमार कुनिंदा जो कि सिविलियन है और उसके साथ एक आर्मी का जवान और एक पुलिस कांस्टेबल भी है जो कि फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ की जाने वाली जो उन्होंने जिस खाना शुमारी का आगाज़ किया था पंजाब असम्बली की इमारत से, तो उन्होंने पंजाब के 16 अजला में 50 लाख से ज़ायद घरों को नंबर्स लगाए हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। वही उसी सूरत हाल में आज भी वो नंबर लगाएंगे और जो 3 दिन तक ये मरहला जारी रहेगा, क्योंकि 18 मार्च है वो खाना शुमारी का है, उसके बाद मर्दमशुमारी का आगाज़ हो जाएगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से जो है एक तो आर्मी के जवान बिल्कुल साथ है और बाकी मकामी पुलिस और इंतज़ामिया ने भी फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। टीमों को हर तरह की सिक्योरिटी मुहैया की गई है और उनको तमाम तर मुश्किलात से बचाने के लिए जो है एक सेंट्रल कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है, जहाँ पर जो है साइलिन भी अपनी शिकायत का अजाला कर सकेंगे और इसके अलावा जो टीमों को पेश आने वाली मुश्किलात हैं उनके अजाले के लिए भी वहाँ टीमें हर वक्त मौजूद होगी जो उनको रेस्क्यू कर सके, जो किसी भी हानि सूरत हाल से निपटने के लिए जो है इकदाम किए जा सकें। और जो है दूसरे दिन का ये अमल जो है ये आज भी पंजाब के 16 अजला लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और जो दीगर अजला हैं उनमें जारी रहेगा और टीमें घर घर जाकर घरों को नंबर अलाट करेंगी और इसके बाद जो होगा अहले खाना के जो मालूमात हैं उसका सिलसिला जो है 19 मार्च से दोबारा आगाज़ हो जाएगा। जी ठीक है, सिलसिले का आगाज 19 मार्च से दोबारा हो जाएगा। मियां फारूक अपडेट का शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं पेशावर का, जहां पर लेडी रीडिंग अस्पताल के यंग डॉक्टर्स एक बार फिर अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज। इस हवाले से मजीद जानेंगे पेशावर से नुमाइंदा आज न्यूज आसिफ शहजाद से। आसिफ, कहिए क्या इनका एहतजाज है, क्या मुतालबात है इनके? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है पेशावर के वो एहतजाज कर रहे हैं। उनके मुख्तलिफ मुतालबात हैं। उनका ये कहना है कि हॉस्टल में जो सहूलियात दी जा रही हैं वो इंतहाई नाकिस हैं। हमसे किराया भी जो है बाकायदगी से काटा जा रहा है, लेकिन जो सहूलियात हैं वो ना होने के बराबर हैं। उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ भी उनका एक डॉक्टर जो है वो इसी नाकिस सहूलियात की वजह से, उनका कहना है कि ये गीज़र जो है वो लगाया गया था जिसकी गैस लीकेज के बाद जो डॉक्टर है वो वहाँ पर जो है उनकी हलाकत हो गई थी। उसके बाद ये एहतजाज कर रहे हैं कि जो हॉस्टल है वो हमें दिए जाए। यहाँ पर हॉस्टल तो बनाए जा रहे हैं लेकिन गैर मुतल्लिक़ा अफराद को वो हॉस्टल जो हैं वो अलाट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ उनके दीगर भी मुतालबात हैं जिसके लिए ये पेशावर में जो लेडी रीडिंग अस्पताल है इसके 0 पॉइंट पर जमा है वो इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो आज तो हमने सिर्फ एहतजाज किया है, लेकिन अगले मरहले में जो है पूरे पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में जो है तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी समेत तमाम उमूर का मुकम्मल बाइकाट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे पेशावर से। और मुझे तो ऐसे कि यंग डॉक्टर्स जो हैं उनके पास सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं होता कि वो सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, लेकिन बिल आखिर सफर जो है वो सिर्फ अवामी लाहौर के बाद अब पेशावर। बिल्कुल, शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं और वहां पर आज मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अली फुरकान। उनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी अली फुरकान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में इमरान खान और उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने, जिसके ऊपर मुतअद्दिद समातें हो चुकी और आज मुतवक्को है इन दोनों समातों के हवाले से, जो कि उनकी नाहली के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में दायर कर रही थी, उनका फैसला आना आज मुतवक्को है। इसके अलावा आज सुबह में कौमी असम्बली का इजलास है और दोपहर में सेनेट के अहम इजलास हैं। फौजी अदालतों के हवाले से जो आइनी तरमीमी बिल था वो अभी तक सेनेट या असम्बली में नहीं ला सका। गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, उसके मज़ीद अब अदवार नहीं होंगे और एक डेडलॉक की सूरत हाल थी जिसके दूर करने के लिए स्पीकर ने आज पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला रखा है आज दोपहर में पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में, जिसमें ये उम्मीद की जा सकती है कि जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अब इन तमाम पार्लिमानी जमातों के इजलास में रखे जाएंगे, क्योंकि गुज़श्ता पार्लिमानी जमातों का इजलास था उससे पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। अलबत्ता आज के इजलास का अंदिया दिया है पीपल्स पार्टी में शिरकत का, तो जिसके बाद जो है वो पीपल्स पार्टी अब अपने जो गवर्नमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात हुए थे उसकी जो है वो सामने उसकी पेशरफ से हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों पार्लिमानी जमातों के इजलास में सामने रखेंगे और उसके बाद ही ठीक है पार्लिमानी इजलास होगा, जबकि सेनेट का इजलास भी है, तो बड़ी एक्टिविटी हो रही है। इसी हवाले से अपडेट करते हैं हमारे नुमाइंदे अली फुरकान, आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि 19 बरस बाद और अपने मुकर्ररा वक्त से 9 साल बाद पाकिस्तान में छठी मरदमशुमारी का काम बिलाखिर शुरू हो चुका है।
पहले मरहले में होने वाली मर्दमशुमारी का आज दूसरा रोज है। 19 बरस कबल मर्दमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी 13 करोड़ 20 लाख बताई गई थी। ख्याल किया जा रहा है कि इस अरसे में मुल्क की आबादी शदीद दुगनी भी हो गई होगी। आई एम श्योर कितनी दुगनी हो गई होगी यार। अगर आबादी 13 करोड़ 20 लाख बताई गई थी तो अब क्या होगी आबादी? लेट्स सी क्या कहते हैं सेंसस आने वाले टाइम में। बात कर लेते हैं फौजी अदालतों की। फौजी अदालतों की बहाली के तकाजे पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पार्लिमानी मुशावरत का अमल डेडलॉक का शिकार होने के करीब पहुंच गया है। सेनेटर एतजाज हसन ने अपनी पार्टी की जानिब से मजीद बातचीत न करने का इंदिया दे दिया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि अब मजीद बात तमाम पार्लिमानी जमातों की निशस्त में होगी और ये जो इनका पार्लिमानी जमातों का इजलास हो रहा है, इसकी निशस्त हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसले करेगी पीपल्स पार्टी के आने वाले करियर के हिसाब से। और मुल्तान में शादी पर शाह खर्ची, दुल्हा और दुल्हन के अहले खाना पर भारी बढ़ गई। चंद रोज कबल होने वाली शादी की एक तकरीब में दुल्हा 5 करोड़ रुपए मालियत का सोने का सहरा पहनकर शेर के हमरा दुल्हनिया लेने शादी हॉल पहुंचा था। करोड़ों का जहेज देने और महंगी शादी करने पर इनकम टैक्स हुकाम ने दोनों खानदानों को नोटिस भिजवा दिए। और करें जी शहाना शादी, बैठे आप शेर के ऊपर और पहने सोने का सेहरा, क्या बात है। अब आप जवाब दें FIA को कि झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब यस्टरडे टॉप स्टोरी से भी आपको आगाह करें कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मेमो गेट स्कैंडल और हुसैन हक्कानी के हालिया आर्टिकल पर पार्लिमानी कमीशन के कयाम का मुतालबा कर दिया। ऑपोजिशन लीडर ने प्लांटेड न्यूज और उसामा से ताल्लुकात पर भी तहकीकात का मुतालबा किया है। MKM और PTI ने भी पार्लिमानी कमीशन की हिमायत कर दी है। कौमी असम्बली इजलास में एक बार फिर मेमो गेट स्कैंडल की गूंज सुनाई दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया जो मामले की ओपन इंक्वायरी भी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट तलब करे। ख्वाजा आसिफ ने इल्जाम आयद किया कि इस वक्त के वजीर दाखिला भी इसमें मुलव्विस थे। दुबई और वाशिंगटन में बैठकर अमरीकियों को वीजे दिए गए। खुर्शीद शाह ने कहा कि सिक्योरिटी लीक्स के मामले पर भी बात होनी चाहिए। इस पर भी बात होनी चाहिए कि उसामा बिन लादेन के किस किस के साथ ताल्लुकात थे। MQM और तहरीक इंसाफ ने भी पार्लिमानी कमीशन के क़याम की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने मेमो गेट कमीशन और खबर लीक्स कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा किया। और इस वक्त अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं नफीस साहब? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप लोग सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि आज आपने जो ड्रेसिंग की है दैट इज सुपर, यू आर लुकिंग नाइस। बल्कि आपको ये कमेंट्स जो हैं जब आप आके बैठे थे हमारे स्टूडियोज में तब से आना शुरू हो गए थे। कोई खास वजह है आज इस खास ड्रेसिंग की? थैंक यू। बस अच्छा, बस आज आपने कहा कि जो है वो ये ड्रेसिंग करके जाए। असल में पहले तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके यहाँ हरे निशान लग गए हैं कि नहीं घर पर? अभी इंतजार रहे कि जनाब वो ग्रीन कोट पहनूं मगर वो ब्लू। लेकिन ये जब ये कंपाइल हो जाए ना और जब पता चल जाए कि हमारी कितनी पूरी कितने करोड़ आबादी है, उसके बाद फिर आप एक दिन पहन के आएगा, फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। बताइए इस हवाले से इदारियों में क्या लिखा है? मर्दमशुमारी तो शुरू हो गई है, सब तमाम इदारे आ चुके हैं और आ रहे हैं कंटिन्यूस। अभी तो ये खाना शुमारी 17 तारीख को खत्म हो जाएगी, फिर 18 से मर्दमशुमारी शुरू होगी। तो हम ये इसको डिस्कस करते ही रहेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है और 19 साल बाद बहुत बड़ी ये होने जा रहा है। अभी मैं आपसे एक डिस्कस करूंगा एडिटोरियल जो है डॉन में PM's होली मैसेज। ये मुख्तलिफ मुतादिद अखबारों में इस पर आया है। जंग में है मुस्लिम ममलिकत, मजहबी रवादारी की अमीन, यही है। एक्सप्रेस का एडिटोरियल है वज़ीर आज़म की होली त्यौहार में शिरकत। कराची में मंगल के रोज़ वज़ीर आज़म ने समझ लें कि अक़लियतों को एक जप्फी मारी। बिल्कुल जादू की जप्फी जिसे कहते हैं। ये एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है और वज़ीर आज़म ने ये जो वहाँ मैसेज दिया कि पाकिस्तान में मजहबी रवादारी है और इस जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोगों ने इस बुनियाद पर पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की लेकिन वो अपने मकासद में नाकाम रहे। और हमें जंग, दोज़ख और जन्नत का फैसला नहीं करना, हमें जन्नत ही देनी है, लोगों को जन्नत के बारे में बताना है। और वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि कोई शख्स यहाँ इन इख्तलाफात का शिकार ना हो। इस हवाले से कुछ एडिटोरियल्स ने वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ की वज़ीर आज़म ने अपना ये पनाश, ये जो स्टाइल था उनका, इसमें कह तो दिया है। जबरी फोर्स कन्वर्जन के लिए भी उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है और ये एक क्राइम है।
ये पहली बार नहीं कहा, इससे पहले भी उलमा से अपील कर चुके हैं वजीर आजम कि आप वो रोल प्ले करें अपना, जो दहशतगर्दों के माइंडसेट को खत्म करने के लिए आप अपना किरदार अदा करें। लेकिन डॉन ने ये कहा है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि शांति नगर और ये जोसेफ कॉलोनी व कोट राधा कृष्ण जैसे वाकयात हुए हैं, हमें अल्फाज से हट के अमली तौर पर इन अकलियती बरादरी के लिए काम करना पड़ेगा। और साथ में जो आपने देखा होगा कि एक गुस्ताखाना मवाद का सिलसिला शुरू हो गया है, इसके हवाले से भी कहा गया है कि दीगर इदारों ने कहा है कि इस पर भी फोकस करना चाहिए। इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम इस किस्म की जब चीजों को प्रमोट नहीं करता तो इस्लाम के खिलाफ भी इस किस्म की बातें कोई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये करे। हाई कोर्ट के जज ने भी हुक्मनामा जारी किया और काफी आपदीदा भी हुए थे वो हुक्मनामा जारी करते। बिल्कुल, ये तो इस हवाले से ये सारे इन बात ये की गई हैं। और साथ में कहा गया कि जो गल्फ क्रिएट हो चुका है, जो इन बुनियाद पर उसे खत्म करने के लिए, पुर करने के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल, अब इसका बड़ा जरूरी है कि जो बातें कही जा रही हैं अमली तौर पर भी वो सब कुछ नजर आए। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात तो की जा रही है, लेकिन उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बड़ा जरूरी है। अगला इदारिया किस हवाले से? जी, अगला इदारिया आ जाते हैं हम फौजी अदालतों का क़याम, तातुल दी दोनों साइड पे जो है ना फुल भर के लगा दीजिए, तो वो क्या होता है कि वो बहुत बड़ी ऑड भी लग रही होती है। तो मेहंदी में भी बड़े खूबसूरत डिजाइन आ गए, बड़ी जिद्दत आ गई है। और ऐसे में सब अगर खराब हो जाए आपकी मेहंदी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर खराब मेहंदी है तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। इस हवाले से आगे चल के हमारे पास शो में एक एक्सपर्ट भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अगर मेहंदी खराब हो जाए तो उसको ठीक कैसे किया जाए। लेकिन लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे रुहाना इकबाल से, जो भाभीज ब्यूटी पार्लर की ऑनर है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है नाज ब्यूटी पार्लर की ओनर नजमा याकूब। आइए इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि मेहंदी के कौन कौन से डिजाइन इन हैं, कौन कौन से आउट, और अगर मेहंदी खराब हो जाए तो फिर क्या किया जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत आप लोगों ने इनवाइट किया। नहीं, आप यहाँ पर आई हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है क्योंकि मेहंदी के बात हो रही है और वैसे भी शादियों का सीजन चल रहा है, तो बड़ी ज्यादा लोगों के अंदर इस वक्त डिमांड है कि मेहंदी किस तरह की लगाई जाए। तो मेहंदी दरअसल एम्बेलिशमेंट होती है हाथों की, जो हाथ खूबसूरत लगने चाहिए, क्योंकि हाथ ही इनहेंस होते हैं ना। जब दुल्हन बैठी हुई होती है तो उसके हाथों को ही देखा जाता है ज्यादातर, या फिर मेकअप को देखा जाता है। बिल्कुल। तो हाथों पर भी नजर पड़ती है। अगर मेहंदी खूबसूरत ना हो तो हाथ तो अजीब से लगते हैं। हमारी मेहंदी बहुत बारीक होती है और डिजाइनिंग होती है। जैसे बहुत से लोग तो हमारे पास आते हैं कि जोड़े पर जो काम हुआ होता है ना, वो दिखाते हैं कि ये मोटिव हमारे बना दें। अच्छा जी बिल्कुल सही। अच्छा, आप नजमा मेहंदी के बारे में बात करिए तो सबसे पहले तो जबरदस्त किस्म का आपने ड्रेस पहना हुआ है, बड़ा कलरफुल आपका थीम है, बिल्कुल मेहंदी का आपका काम है और वैसे ही आपने ड्रेस का कलर पहना हुआ है। मैं सोच रही थी मैं भी आज ग्रीन पहनूं, लेकिन खैर वो फिर मैंने पहना नहीं और मेहंदी भी नहीं लगवा सकी। अगर मुझे पता होता कि आपका पार्लर है स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए है, स्पेशली आप सिर्फ मेहंदी के लिए है, तो मैं जरूर आती कल रात को आपके पास और मेहंदी लगाती और आपको दिखाती कि नजमा ने किस तरीके से मेहंदी लगाई। अच्छा, बहुत सारे हमारे यहाँ ये होते हैं इवेंट्स होते हैं, तो मेहंदी एक ऐसा सीजन है, एक ऐसा काम है कि हर टाइम हर किसी को जरूरत पड़ रही होती है। मिलाद में जाना है या किसी शादी में जाना है, मंगनी में जाना है या इवन पार्टी में ही कहीं जाना है तो आप मेहंदी लगा लेते हैं। तो अभी जो सीजन चल रहा है मेहंदी का, वो किस तरह की मेहंदी चल रही है? बहुत ज्यादा भरी हुई और जाल वाली मेहंदी चल रही है या फिर वो जो है वो पैटर्न्स बना रहे हैं, किस तरह? जैसे मोटिव वाली भी चल रही है और डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। तो जिस तरह से, जैसे बहुत से लोगों को फुल भरी हुई पसंद होती है, तो वो फुल भरी हुई इतनी अच्छी नहीं लगती, वो ऐसा लगता है हमने ग्लव्स पहना हुआ है मेहंदी का। तो थोड़ी सी उसमें स्किन नजर आनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना स्किन को भी ब्रीच चाहिए होती है, तो वो होना चाहिए स्किन में। एग्जैक्टली। अच्छा नजमा, इससे पहले हम देखते थे जब मेहंदी नहीं लगाते थे, मेहंदी तो एक प्रॉपर आर्ट है जिसको अब हम लोगों ने नए नाम से टैटू बोलना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले हम इसे ठप्पे बोलते थे। वो ठप्पे का रवाज एकदम से हम देख रहे हैं खत्म होता जा रहा है, तो क्या समझती हैं कि उसका वो क्यों खत्म हो रहा है और अब ये जो मेहंदी है इसको क्यों ज्यादा लोगों ने हाईलाइट करना शुरू कर दी, क्या वजह? नहीं, बेसिकली ठप्पा जो है ना वो पंजाब में ज्यादा लगता है। अच्छा। यहाँ पर जो कराची में है ना, कौन से ही मेहंदी लगती है।
अच्छा। शुरू से हम लोगों ने जो स्टार्ट किया तो मेहंदी कोन से ही लगानी स्टार्ट की है। ठप्पे अच्छा। तो वो फिर वो मोटी मोटी लगती है ठप्पे से अच्छा, ना। वो जो ये सही। ठप्पे के बारे में जी, बात जी। कर रही हैं, वो जो ठप्पा मेहंदी है वो कह रही हैं उसका कल्चर पंजाब में ज्यादा है, और यहाँ पर अगर आप वो जाएं और उसको लगवाने के लिए जाएं तो वो बहुत एक्सपेंसिव मेहंदी लगाते हैं उसकी। हालांकि वो जो नॉर्मल मेहंदी आप ले रहे होते हैं कि आप कह रही हैं जिसमें थोड़ी स्किन भी नजर आए, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं लगे, पता लगे एनहेंस होके, एनहेंसिव आपने कोई एम्बेलिशमेंट की हुई है हाथ के ऊपर, तो वो इतनी महंगी क्यों लगाते हैं? क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ है कि मैंने कहा कि नहीं, अगर मैंने शरारा पहनना है तो मैंने किसी एक्ट्रेस की नकल करनी है, तो नहीं, मुझे वो एक गोल सा राउंड बना के उसके इर्द गिर्द जो है वो मेहंदी लगा के और वो यहाँ पे डॉट डॉट्स, वो ज्यादा मेहंदी महंगी क्यों लगाते हैं? वो इसलिए कि उसमें ना डिजाइनिंग बहुत ज्यादा होती है। ये नहीं कि सिर्फ खाली सर्कल बना के छोड़ दिया, उसके अराउंड फिलिंग होती है, बारीक बारीक सी। आप देखिएगा हमारे पेज पर जाकर, अच्छा, हिनाज मेहंदी का पेज बना है तो उस पर आप देखिएगा कि सर्कल भी बहुत ज्यादा डिजाइनिंग वाले हैं। आप वो जो लड़कियों को सिखाती होंगी बनाने के लिए, तो वो डिफरेंट क्योंकि पाउंड होते हैं, तो उसके ऊपर वो बिल्कुल गोल एक्यूरेट बनाना मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल मेहंदी मुझे वो लगती है कि वो उसके ऊपर फिर डॉट डॉट्स आप उस तरीके से डालें, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। अच्छा, क्योंकि सब लड़कियों को, हम समेत सब लड़कियों को ये शौक जरूर होता है कि हम खुद भी मेहंदी लगाएं, जी, जी। तो क्या हम अपने आप को खुद भी मेहंदी लगा सकते हैं? क्योंकि देखिए सीधे हाथ से तो आप दूसरे हाथ पे लगा लेते हैं, लेकिन उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे मेहंदी लगाना बड़ा मुश्किल होता है, इसकी क्या टिप है? लेकिन ये केस उन लोगों के साथ उल्टा है जो है लेफ्ट हैंडेड, मेरे साथ बड़ा मसला होता सही, है। तो इसकी क्या टिप है? तो ये है कि उसके लिए फिर वही जैसे कोई साथी लड़की हो तो वो लगा दे दूसरे हाथ पे। अब मेरी बेटी है, उसने अपनी शादी पे एक हाथ पर खुद लगाई थी, फिर दूसरे हाथ पर उसके मैंने लगाई थी, तो इस तरह से हो जाता है। नज़मा जी, मेरे साथ तो बड़ा मसला है क्योंकि मैं मेहंदी की शौकीन भी बहुत हूँ और अक्सर कभी रात को लगा के सो जाऊं तो कभी मेरे फेस पे आधे निशान रहते हैं, कभी बिस्तर पे आधे निशान रहते हैं। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर इन केस मेहंदी खराब हो जाए, वो आपने लगाई बहुत खूबसूरत है लेकिन कहीं सोते हुए हाथ दब गया है, या आप उसको धो रहे हैं तो उसका रंग पूरा ही लाल हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे में मेहंदी अगर खराब हो जाए तो फिर क्या किया जाए? पूरी रिमूव करें और फौरी तौर पे रिमूव कैसे करें? नहीं, फौरी तौर पे रिमूव होती ही नहीं है क्योंकि कलर इतना डार्क आ जाता है। कुछ कहते हैं कि जी आप नेल पॉलिश से करें रिमूव तो शायद हो जाती है, कुछ कहते हैं लीमू लगाते हैं ना, लीमू लगा लें अच्छा। तो फिर ये है कि थोड़े से जो पैचेस से नहीं रह जाते ब्लैक ब्लैक से, तो लीमू और थोड़ा सा वो सोडा नहीं होता खाने वाला सोडा, वो लगा के जरा सा रब करें। लीमू डायरेक्ट अप्लाई ना करें, उसका रस निकाल के और फिर वो कॉटन बड से उससे लगाएं। अच्छा, तो उससे फिर रिमूव हो जाते हैं वो काले काले, पूरी रिमूव हो जाती है नहीं, ब्लैक पैचेस जो होते हैं ना वो निकल जाते हैं, जैसे ऑरेंज ऑरेंज सा रह जाता है। अच्छा, ऑरेंज ऑरेंज सा। यानी- अच्छा नजमा, एक मेहंदी के हवाले से एक मिसकंसेप्शन भी है कि बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि मेहंदी अगर आप लें तो बहुत देखभाल कर लें, क्योंकि मेहंदी जो है कई लोगों के हाथ भी खराब कर चुकी है। इवन इस तरह की खबरें भी आई थी कि कुछ लोगों के तो हाथ प्रॉपर जल गए हैं या बर्निंग हो गई है या स्वेलिंग हो जाती है। तो एक अच्छी मेहंदी की पहचान क्या है? जब हम मार्केट जाते हैं और हमें मेहंदी खरीदनी है तो हम कैसे जाने कि ये मेहंदी सही होगी, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा? उसमें ये है ना कि कलर जो फास्ट आ जाता है ना, बिल्कुल आजकल लोगों को चाहिए होता है कि बिल्कुल लगाएं और फौरन कलर आ जाए, वो मेहंदी सही नहीं होती। अच्छा। क्योंकि उसमें ज्यादा हार्ड केमिकल्स होते हैं ना, वो स्किन के ऊपर रिएक्ट करते हैं। जब जाहिर है और स्किन भी नाजुक होती है और लड़कियां भी नाजुक होती हैं, तो जाहिर है जब हाथों पे लगेगी तो वो तो जाहिर है छाले तो बनेंगे ना। सही सही। अच्छा नज़मा जी, लोग इस वक्त मेहंदी को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, सीजन हो ना हो लोग मेहंदी लगाना बड़ा पसंद करते हैं। इवन अब तो बर्थडे भी हो, बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो तो लोग मेहंदी लगवाते हैं। तो सबसे ज्यादा आप क्या समझती हैं कि कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसमें ये बिजनेस बहुत चढ़ के काम करता है और अच्छी खासी इसमें अर्निंग हो जाती है? जैसे शादियों का ही सीजन होता है ना, कौन सा उसमें सीजन ज्यादा होता है वो? जनवरी और दिसंबर, अच्छा। और जून जुलाई में जैसे इन दिनों छुट्टियां होती है ना, तो इसलिए, और दिसंबर और जनवरी में लोग बाहर से आते, तो बहुत से लोग बाहर से भी हम लोगों को कॉल करके अपनी बुकिंग करवा लेते, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं हम लोगों से ना। 6-6 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है हम लोगों का ना, डेट फिक्स हो जाती है तो उसी वक्त ही आ जाती है। ये होता है कि बाहर से किसी गेस्ट ने आना हो तो फिर इस तरह की बिल्कुल सिचुएशन होती है और मेहंदी लोग ज्यादा लगवाते हैं। तो इसलिए क्योंकि मेहंदी लगाने वाले पर्सन जो होते हैं लिमिटेड होते हैं ना, जाहिर है, तो इस वजह से उनको यानी हमसे ही लगवानी होती है कि हमारा अपॉइंटमेंट ले लें। वो डेफिनेटली एक ऑर्डर है, अच्छी लगाती है, जाहिर सी बात है कि कलर भी अच्छा आएगा, डिजाइन भी अच्छा होगा। अच्छा, इस तरह भी होता है कि अब आप जैसे फर्ज करें मुझे रात को कोई मेहंदी लगाने के लिए नहीं मिला तो मैंने नहीं लगवाई, लेकिन एक होता है ना, एक इस तरह की पेंटेड मेहंदी भी होती है कि आपने वो लगाई, या आप वो इस तरह के स्टिकर्स भी कुछ होते हैं, या इस तरह की कुछ पेंटिंग होती है, हाँ, मार्कर से भी कुछ होता है, वो क्या ट्रेंड है उसके बारे में बताएं? मार्कर से नहीं होता, बेसिकली वो ब्लैक मेहंदी ही होती है। अच्छा, ब्लैक मेहंदी होती है, उसका कलर ऐसा आता है ब्लैक।
हम लोग ब्लैक और मरून मिक्स करके लगाते हैं। ये वाली लगा के मेहंदी है, बड़ी अच्छी लगती है वो ना जी, वो बहुत खूबसूरत लगती है ब्लैक मेहंदी। लेकिन उसके लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है वो फिर किस तरह रिमूव होगी, क्योंकि उसमें तो फिर वो ब्लैक भी शामिल होता है और वो जो दूसरी वाली मेहंदी होती है जो रेड होती है वही नहीं उतर रही होती। इतनी जल्दी रिमूव नहीं होती। ब्लैक मेहंदी तो कम से कम 20 दिन रहती है और जो मरून मेहंदी होती है वो जल्दी 1 हफ्ते में निकल अच्छा, मेहंदी को जल्दी रिमूव करने का क्या तरीका है? तो वही है कि आप शैम्पू वगैरह ज्यादा करें, शैम्पू बर्तन धो लें। अच्छा, वैसे ऐसा होता है, आप चाहे नेल पॉलिश लगाओ चाहे मेहंदी लगाओ, अगर आप कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, बर्तन धो रहे, कपड़े धो रहे, जाहिर है फिर तो निकल ही जाती है ना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ ऐसी खवातीन भी होती हैं जिनको मेहंदी से एलर्जी होती है और उनको पता नहीं होता, उनकी स्किन जो है वो एलर्जिक होती है मेहंदी से। तो आप लोग जब मेहंदी लगा रहे होते हैं, प्रॉपरली इसका काम कर रही है और सिर्फ मेहंदी के ऊपर ही काम कर रही है, तो कोई आप लोग स्किन टेस्ट करते हैं पहले कि इसकी स्किन सेंसिटिव है या नहीं, या हर मेहंदी हर लड़की को सूट कर जाती है? नहीं, लगा कर देखते हैं पहले, उनको कैसे टेस्ट के ट्रायल के लिए बुलाते हैं। जब उनको लगवानी होती है ना, वो कहती है नहीं हमारी सेंसिटिव स्किन है, तो हम यही ट्रायल के लिए फिर उनके यहाँ पर लगा कर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ हो तो नहीं रहा। वो पूरा प्रॉपर एक मोटिव बनाते हैं ब्लैक मेहंदी से भी और मरून से भी, तो फिर वो कुछ भी नहीं होता उनके। ज्यादातर जो लड़कियां आती हैं, जो खवातीन आती हैं, उनकी क्या डिमांड होती है कि ये अरबिक मेहंदी लगा दें, सुडानी मेहंदी लगा दें, या क्या क्या फरमाइश होती है? बेल पैटर्न्स होते हैं, हाँ, बेल वाला स्टाइल भी लगता है, बहुत सारे मोटिव वाले टिपिकल फेमिनिन बातें चल रही हैं यहाँ पे। भरा हुआ इंडियन कहते हैं ज्यादातर ना, कि इंडियन लगा दें। अच्छा, ब्राइडल क्या चल रहा है इस वक्त? ब्राइड्स तो मैंने देखा है कि उन्होंने यहाँ तक बनानी शुरू कर दी है, पेट के ऊपर बनवाती है मेहंदी, हाँ, डमी पे और बैक पे भी बनवाती है, और बाजूबंद लगते हैं, नेक पे नेकलेस बनता है। अच्छा, बहुत सारे हमने देखे हैं जो बैक की आपने बात की कि बैक पे भी मेहंदी लग रही होती है, तो वो फिर जाहिर सी बात है जब आप बैक के ऊपर पूरा डिजाइन बना रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, तो वो फिर किस तरीके से वो खराब नहीं होती, उसका रिमूव करने का क्या तरीका कार है? फिर वो स्टाइलिंग भी उसी तरीके से बालों की करवाते हैं कि वो बालों की पीछे और से मेहंदी नजर आए ना, जैसे उनको ब्लाउज जो होता है वाला पहनना पड़ता है, तो इसलिए लगवाते हैं वो, तो वो खूबसूरत लग रही होती है और वो पूरा मैचिंग के साथ जैसे हाथों पे लगी हुई है वैसे पीछे लगी हुई है। अच्छा नज़मा जी, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाह रही थी कि मैंने आपको बताया जैसे कि मुझे शौक है, मैं इंटरेस्ट लेती हूँ मेहंदी की चीजों में, ये वाहिद लड़कियों वाला शौक है जो मुझे भी पसंद है। तो जब आप मेहंदी लेने जाओ तो मैं, अब मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं हमारी मेहंदी जो है बिल्कुल ठीक है, रंग भी चढ़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको पता नहीं होता, जब आप लगाओ बाद में आपको पता चलता है कि इस पे तो पैचेस पड़े हैं, ये उखड़ रही है, अजीब सी होती है। चेक कैसे करूँ कि कौन सी वाली मेहंदी ठीक है, कौन सी वाली ठीक नहीं है, कौन सी सूट करेगी? कोई ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू आपको पता चल जाए जो मेहंदी, या खुशबू में कुछ ऐसा होता है? खुशबू बहुत तेज होती है, अजीब सी डिटॉल जैसी आ रही होती है ना, जिससे, और जो हमारी जो मेहंदी होती है बिल्कुल मेहंदी जैसी स्मेल होती है। मेहंदी में दरअसल नीलगिरी ऑयल डलता है, पत्तों से बनती है ना? हाँ, पत्तों वो तो बनती है, मगर इसमें नीलगिरी यूकलिप्टस ऑयल होता है ना, वो डलता है, तो उसकी भी खुशबू आनी चाहिए। अच्छा, उसकी भी खुशबू। बहुत सारे लोग जो है वो पैरों पे भी मेहंदी लगा रहे होते हैं, और वो जो मेहंदी हमारे पास कोन में होती है वही मेहंदी बाउल में भी रखी होती है, वो वाली कौन सी मेहंदी होती है? नहीं, वो बेसिकली जो नीचे तलवों के नीचे लगती है ना मेहंदी, वो जो होती है ना, वो पत्तों वाली सादी मेहंदी लगानी चाहिए, नहीं तो वो अगर कोन वाली लगाते हैं तो वो बिल्कुल काले हो जाते हैं नीचे से पैर, वो ऐसा लगता है कोयले में से निकल कर। बिल्कुल ऐसे ही आजकल तो चेक्स चल रहे हैं, नीचे चेक्स और डिजाइन चल रहा है पैरों के नीचे। नज़मा जी, जाने से पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो मैं चाहूंगी कि आप जाने से पहले सिर्फ इतना बता दें, क्योंकि लड़कियों को शौक होता है कि जब वो मेहंदी लगाएं तो उसका रंग जो है वो ज्यादा देर तक रहे। बड़ी बड़ी मैंने तरकीबें सुनी है कि सरसों का तेल लगा लें, ये कर लें, किस तरह से अपनी मेहंदी को ज्यादा रंगीन बनाया जा सकता है? कोई यानी आप लगाने के बाद उसको कम से कम 5-6 घंटे तो रखें मेहंदी को ना, जल्दी वॉश ना करें। और ये लौंग होती है जो गरम मसाले में होती है, अच्छा जी, तो उसको कूट के क्रश करके तवे के ऊपर डालें। अरे वाह, जब तवा गरम हो जाए तो उसका सिकाई करें हाथों की। ठीक है जी, हमारे साथ मेहंदी एक्सपर्ट नजमा मौजूद थी और इनका अपना सलून भी, और बड़ी जबरदस्त किस्म की आज वो मेहंदी के हवाले से टिप देकर गई है, जिसको मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी कि अगर आपने पांवों पर मेहंदी लगानी है तो आप जो है वो कोन वाली मेहंदी नहीं लगाएं, वो आपके पाँव को काला कर देगी। आप खुली मेहंदी का इस्तेमाल करें, और जो मेहंदी का रंग लेकर आना है तो उसके लिए आप लौंग का इस्तेमाल करें। तो आई होप कि वो तमाम लोग जो कि मेहंदी के शौकीन हैं, जो कि मेहंदी को चाहते हैं कि वो लगाएं और उसका कलर भी आए, तो उनको आज बहुत हेल्प मिली होगी नजमा की बातों से। बिल्कुल, खवातीन के वैसे भी 16 सिंगार में मेहंदी का बहुत अहम रोल होता है, और इसके बगैर कोई भी त्योहार हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, सब अधूरी होती है। और इसका रंग जो है वो डेफिनेटली जब तक पूरा ना आए मजा ही नहीं आता। तो अब तो मेहंदी लगाने एक रस्म भी हो चुकी है,
और आमतौर पर हम देखते हैं कि फ्रेंड्स और कजन जब भी आपके इकट्ठे बैठते हो तो मेहंदी जो है वो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट एक लड़की बेचारी शामत आई होती है जिसको आई मेहंदी और उसी को ही सब रखना लगाता है। और वो कह रहा था भाई मुझे नींद आ रही है बस मुझे सोने दे, वो कह नहीं नहीं मेरे ही साथ पे लगा के रह गया, ऐसे नहीं करना, यहाँ पे भी लगानी है, मेरे पाँवों पे भी मुझे जो है ना वो बनवानी है बेल। खैर इसी तरह से ये मेहंदी की खुशियां होती है, छोटी छोटी खुशियां होती है जो हमारे कजन्स को, हमारे रिश्तेदारों को और हमारे दोस्तों को आपस में जोड़ती हैं। इसी हवाले से गुड मॉर्निंग आज की टीम ने भाभी इस ब्यूटी पार्लर की ऑनर से बात की है। आइए सुनते हैं कि वो क्या बता रही हैं मेहंदी के बारे में। मेरा नाम रुहाना इकबाल है। बेसिकली आई एम अ डाइटिशियन, आई हैव डन माय एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन और उसके साथ में मैं ब्यूटी इंडस्ट्री में आई हूँ। जब हम ब्यूटी इंडस्ट्री में आए हैं तो पाकिस्तान में चंद सिर्फ चाइनीज़ सैलून से कोई स्टडी नहीं थी। लोग कैन लर्न, जिसको अगर वो कहते थे ना उस ज़माने में, जो सीखता भी था वो छोटा होता था, जो देखा वो सीखा, उससे काम उसको आ गया तो उसने कर लिया, वरना अपना कोई सिखाने वाला आपको नहीं था। क्योंकि हम पढ़ के आए थे इस फील्ड में तो बहुत बड़ा डिफरेंस था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मुझे बेनिफिट था वो मेरी एजुकेशन का था। तो हमने इसमें से नाम भी क्लिनिक के नाम पे ही रखा था, ब्यूटी क्लिनिक जो स्टार्ट किया। लोग तो अब बहुत ज़्यादा कॉपी कर लेते हैं कि क्लिनिक कर लेते हैं, मगर ये नहीं पता कि क्यों। मेहंदी जो है वो कभी आउट नहीं होगी क्योंकि एक ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं और उनमें लाजमी मेहंदी होती है। तो जो चीज़ हमारे कल्चर के साथ है वो ख़त्म नहीं होगी, आगे ही बढ़ेगी और उसकी नीड्स भी बढ़ती जाएंगी। पहले सिर्फ दुल्हन की लगती थी, अब फिर फैमिलीज़ की लगने लगी, अब जितने पार्टिसिपेंट होते हैं सबकी लगने लगी। और उसकी डिफरेंट हर खुशी के ओकेजन पे मेहंदी का कंसेप्ट है। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी जो भी काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो थोड़े से ऑनेस्ट हो जाएं। वो सिर्फ कलर्स इन्हांस करने के लिए जो केमिकल्स डाल रहे हैं फॉर गॉड सेक वो नहीं किया, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेहंदी जब सीखना है तो मेहंदी भी सीखने का एक आर्ट है, मगर मेहंदी बनाने का भी एक आर्ट है, उसमें केमिकल्स ना मिलाओ। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। पहले तो मुट्ठी में बंद करके लगती थी, दुल्हन की भी लगाई, मुट्ठी कपड़ा बांध दिया, सुबह खोल दिया, फिर वो टिकिया के फॉर्म में आई। क्योंकि डेफिनेटली टेक्निकल हैंड नहीं है जब तक डिज़ाइनिंग करने का कोई भी चीज़ तो नहीं कर सकता था। वो टिकिया भी सीधी नहीं गोल बनती थी। तो अब इसमें इतनी एडवांसमेंट हो गई है, इतनी खूबसूरत डिज़ाइन है कि देख के कभी कभी दंग रहते हैं कि ये मीनाकारी की हुई है या ओरिजिनली मेहंदी हाथों पे लगी हुई है। बालों की कंडीशनिंग के लिए मेहंदी इज़ वेरी गुड। ओरिजिनल पत्ते अगर आप पीस के लगाते हैं तो यू गेट अ शाइन, जिनके डल हेयर्स हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो कलर्स करते हैं उनको मेहंदी लगाने के लिए हम नहीं कहते, क्योंकि मेहंदी एक कोटिंग छोड़ती है, जैसे हाथ पे होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, फिर एक कोटिंग होती है। जो कोटिंग होगी तो उससे कलर्स पेनिट्रेट नहीं होते, केमिकल पेनिट्रेट नहीं होते, तो इस वजह से मना किया गया। मगर अभी भी मैं ये कहती हूँ कि बेस्ट कंडीशनर है, अच्छी ऑयलिंग करो ऊपर मेहंदी लगाओ, अच्छी ऑयलिंग करो ऊपर मेहंदी लगाओ। पहले मैं जब इंटरनेशनल ट्रैवल करती थी तो हमें ज़्यादा नेबरिंग कंट्री का नाम लेके बोला जाता था कि आप वहाँ से हैं, तो हम अंदर से एकदम होते नहीं हम पाकिस्तानी हैं। अब ये होता है कि सर पे दुपट्टा ओढ़ने से और इस ग्रूमिंग में पहला क्वेश्चन होता है, आर यू मुस्लिम? यस आई एम मुस्लिम। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पाकिस्तान। तो आई एम ऑनर्ड फॉर दैट कि आई एम रिप्रेजेंटेटिंग एन अ गुड एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान। 2008 में वी हैव द ऑनर कि इंटरनेशनल जो फोरम था उसके ऊपर हम पहले पाकिस्तानी हैं, जिसमें मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। वी हैव द ऑनर टू हग द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनली। रोहाना इकबाल की बातें आपने सुनी हैं और इस वक्त लोगों में इतना क्रेज है मेहंदी का कि मैंने तो अक्सर खवातीन को देखा है वो सरों पे भी लगाती हैं, पाँव पे भी लगाती हैं कि हमें गर्मी है, गर्मी का मौसम आया तो ठंडक मिलेगी। तो ये चीज आपके बालों को समवेयर डैमेज भी करती है, समटाइम्स कंडीशनिंग भी होती है। लेकिन मेहंदी पे डिपेंड करता है ना, वही कि अगर आप केमिकल फ्री मेहंदी लगा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको फायदा देगी। लेकिन अगर आप ऐसी मेहंदी लगा रहे हैं जिसमें केमिकल्स हैं जो हार्श है आपके बालों के लिए या स्किन के लिए, तो प्लीज अवॉइड कीजिए। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। मेहंदी सेलर इमरान से और जानेंगे कौन सी मेहंदी ज्यादा फरोख्त होती है।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और बात हो रही है मेहंदी की, तो हमने मेहंदी के डिजाइन के बारे में भी बात करी, लेकिन कुछ लोगों को मेहंदी फौरन लगानी होती है और फौरन पार्टी में जाना होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बाजार में ऐसी मेहंदी भी दस्तयाब है जिससे आप जल्दी भी लगा सकते हैं और रंग भी अच्छा आ जाता है। और अगर आप चाहें कि हैंडमेड अपने चीजों को लेकर जाना चाहें और कैरी करना चाहें तो आप इसको अपने बैग में भी लेकर जा सकते हैं, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। बिल्कुल जनाब, हम मुख्तलिफ किस्म की मेहंदी लगाते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि जो मेहंदी हम लगाते हैं वो बनती कहाँ पर है, उसमें क्या कुछ शामिल होता है, इसकी डिमांड किस तरह की है, इसकी पैकिंग किस तरह से होती है और कितने लोग जो हैं वो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, ये सब आपको बताएंगे मेहंदी सेलर इमरान। आइए उन्हीं की बातें सुनते हैं। मुझे इमरान कहते हैं और मैं तकरीबन 15 साल से इस कॉस्मेटिक्स की और मेहंदी के शॉप्स का काम कर रहा हूँ। और तकरीबन करते करते मुझे मेहंदी का जो काम करते हुए तकरीबन 10 साल हो गए। और इसमें बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, यानी कि रेड कोन, नॉर्मल कोन, हिना कोन, नॉर्मल कोन, लेकिन हम लोग अपनी मेहंदी अपने खुद तैयार करवाते हैं। हम अपनी इसलिए मेहंदी खुद बनाते हैं कि हमें ट्रस्ट है इस पर। हमें मालूम है कि हम कस्टमर को जो दे रहे हैं वो केमिकल से पाक है, केमिकल से महफूज है। और इसमें तरीक़ेकार सिंपल सा है, कोई अगर आप चाहें तो आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ मेहंदियाँ ऐसी हैं कि जो कि केमिकल्स के तौर पे बिकती है। अब हमारे पास कस्टमर आता है, कस्टमर आके डिमांड करता है कि यार हमें रेड कोन चाहिए। आजकल रेड कोन का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि आजकल लोग बोलते नहीं यार रेड कोन चाहिए क्योंकि रेड कोन का कलर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उसमें मेहंदी की क्वांटिटी बहुत कम ना होने के बराबर होती है। उसमें क्या होता है कि सारा माल जो काम होता है वो केमिकल्स का होता है। मेहंदी एक नॉर्मल सी कॉन है जो कि हर दुकान पे आराम से इजीली 20-30 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए की मिल जाती है, जिसके अंदर बहुत से लोगों का रोज़गार लगा हुआ है। जिसके अंदर अब मैं कहूँगा कि फर्स्ट स्टेप पे जो हम बड़े बड़े कारखाने वाले होते हैं उनका लगा हुआ होता है, फिर उसके बाद जो नीचे मिक्सचर वाले आते हैं उनका लगा हुआ होता है, फिर जो उसको कोन को फिलिंग करते हैं उनका लगा हुआ होता है, फिर इसे स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। जो फिलिंग के बाद फिर टेपिंग पे जाती है, फिर पिनअप पे जाती है, फिर पैकिंग पे जाती है, फिर बॉक्सेस के प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद सेल्समैन तक जाती है, फिर शॉप तक आती है, फिर उसके बाद यानी कि ये समझ लें कि 200-250 घरों का रोजगार इस चीज से चल रहा होता है। ईद के तौर पे बहुत माशाल्लाह बहुत हमारा माशाल्लाह सेल्स होती है। ईद के दोनों त्योहारों पे बहुत अच्छी सेल होती है। शब-ए-बारात के दिनों में बहुत अच्छी सेल होती है। जैसे कि आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, शादियों के सीज़न में बहुत अच्छी हमारी सेल मिलती है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये नहीं कहेंगे कि यार हमें इस सीज़न में थोड़ा कम होता है मेहंदी का काम। हाँ, ये ज़रूर है कि एक हमारा मुहर्रम है जिसको हम कहेंगे थोड़ा स्लो हो जाता है। बाकी तकरीबन पूरा साल मेहंदी का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता रहता है और रनिंग में रहता है। मेहंदी हमारी जो है वो पूरे पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बहुत ही डिमांड की जाती है। इसके अलावा बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा यानी कि भेजी जाती है, वहाँ से डिमांड बहुत आती है क्योंकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी के अलावा इंडियंस, हमारे जो बैरून मुल्क के दोस्त यार हैं, वो लोग वहाँ से बहुत डिमांड करते हैं क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो यहाँ से हमारे पाकिस्तान से माशाल्लाह बहुत अच्छी मिकदार में यहाँ से वहाँ भेजी जाती है, जो कि अच्छे प्रॉफिट के साथ हमें मिलते हैं। गिफ्ट के तौर पे बहुत अच्छी माशाल्लाह चलती है हमारे पास, कि गिफ्ट लेने के लिए तौर पे जो लोग आते हैं यार गिफ्ट ले लें, नहीं यार गिफ्ट हम गिफ्ट छोड़ देते, हम मेहंदी बेचते हैं क्योंकि वहाँ पे ये एक नहीं बहुत से लोगों तक पहुँचती है और दर्जनों के हिसाब से यहाँ से जाती है। यानी कि कभी कराची से पंजाब, पंजाब से कराची, यानी कि हमारी कराची की मेहंदी जो है बहुत पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। हम अपने बहनों से यह अपील करते हैं कि किसी से भी लें, किसी भी अच्छी शॉप से लें, उससे ये पूछें कि यार इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केमिकल तो नहीं है जो कि हाथ स्किन इफेक्ट करे या कोई कैंसर का बायस बने। तो हमने आपको सुनवाया कि ये जो शॉपकीपर हैं ये क्या कह रहे हैं। मेहंदी के हवाले से पूरा साल ही ये काम चलता रहता है और इतना ज़बरदस्त इसका फीडबैक आता है, लोग आते हैं मेहंदी खरीद के लेके जाते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इसी तरह की ब्लैक मार्कर वाली मेहंदी, ब्लैक कोन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जल्दी लग भी जाती है। और अगर आप कहीं जा रहे हैं दूर दराज तो इसको साथ में रखकर भी लेके जा सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहंदी हो गया जनाब। कुछ खाने की बात होनी चाहिए मेरा ख्याल है, और खाने में आज न्यूट्रिशन से भरपूर डिश बन रही है, न्यूट्री सैलड। तो देखते हैं कि किस तरह बनती है।
बड़ी जबरदस्ती न्यूट्री सैलेड थी जिसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, मुख्तलिफ पास्तास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और कल हम काले छोले बैठ के खा रहे थे तो उसके साथ भी खाया जा सकता है इसको, और बड़ा डिलीशियस रहेगा, और साथ में हो रायता। खैर ये तो हो गई न्यूट्री सैलेड की बात। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पाकिस्तान के चमकते हुए सितारे से। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब मेहंदी की बात हो रही है तो कैसे हो सकता है कि संगीत की बात ना हो। मेहंदी पे बात कर ली, खाने पीने पे बात कर ली, तो कुछ सुर संगीत की बात करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे ज़ैन, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं और अभी हम सुन रहे थे वाकई में क्या कमाल गाते हैं। तो उन्हीं से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप ज़ैन? बिल्कुल ठीक ठाक। तो ज़ैन ये बताइए कि आप सिंगिंग करते हैं, आपने हारमोनियम बजाना सीखा है, आपको सिंगिंग भी आती है, ये सब कहाँ से सीख लिया इतना टैलेंट एक साथ? ये मेरे ताया हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे ताया भी हैं, तो उनसे क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें उनसे की हैं। अच्छा, तो आपसे मजीद तो बात हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि जितना आपने सुराते बिखेरा है अब शो के आखिर में भी आप वही सुर बिखेरे, तो क्या सुनाएंगे सबसे पहले? बिल्कुल, आपको एक पाकिस्तानी सॉन्ग है जी मैं आपको। सोना न चांदी न कोई महल जान मन, तुझको मैं दे सकूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जान मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। ओ सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी। छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घुमा करेंगे, जाकर समंदर पे दोनों सीपों से मोती चुनेंगे। दो दिल प्रेमी मिलेंगे, हो सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, दे सकूंगा, दे सकूंगा। जबरदस्त, वंडरफुल ज़ैन, इतना खूबसूरत आपने इसको गाया है। मैंने ये वैसे सुनी भी नहीं थी लेकिन आपने गाया, इसके बाद मुझे तजस्सुस हो रहा है कि एक्चुअल कैसी है, मैं ये जरूर सुनूं। बिल्कुल पाकिस्तानी सॉन्ग है, पाकिस्तानी मूवी का, नदीम की मूवी का सॉन्ग है। अच्छा, तो मुझे भी बहुत पसंद है ये सॉन्ग। अच्छा, बहुत वैसे आपने प्यारा गाया है एंड इट्स रियली कमेंडेबल। अच्छा, मुझे ये बताइए ज़ैन के हारमोनियम आपको सीखते सीखते कितना टाइम लगा? कॉज हारमोनियम के साथ मैच करके गाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। पहली तो बात ये है कि इसको प्रॉपर इंसान नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं कि इसको हमने सीख लिया है पूरा, तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, प्रॉपर इंसान नहीं कर सकता, जैसे समंदर है, हाँ। समंदर खत्म नहीं होता। अच्छा, तो इसका भी ऐसा ही कुछ चक्कर है कि खत्म नहीं होता ये। तो अभी और इसमें वेरिएशन आप लाते जा रहे हैं और इसके साथ मजीद हम लोग सीख करना रहे चाह रहे हैं। अभी भी हम सीख रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ इसका। अच्छा, तो इसको प्रॉपर हम कंप्लीट नहीं कर सकते।
कंप्लीट नहीं कर सकते। अच्छा जैन, क्लासिकल क्योंकि आप गा रहे हैं और पाकिस्तानी सॉन्ग है, और पाकिस्तानी सॉन्ग के तो लिरिक्स ही इतने मुश्किल होते हैं कि उसको उसकी अदायगी बहुत बेइंतहा मुश्किल होता है। तो आप इतनी फ्लुएंसी के साथ आपने पूरा सॉन्ग इतना जबरदस्त गाया है, लग रहा था कि बहुत लय में और बहुत सुर में गा रहे हैं। तो ये बताएं कितनी एप्रिसिएशन मिलती है और कितना मुश्किल होता है जो सॉन्ग जैसे हो उसको वैसे ही आगे गा देना? इसको मुश्किल ऐसे होता है कि उसको पहले, अगर कोई भी सॉन्ग है उसको सुनना पड़ता है पहले गौर से। उसको गौर से सुन के फिर इंसान के अंदर, जैसे मैंने भी सीखा है तो सीख रहा हूँ इसको मैं, और सारे स्किल्स पकड़ने पड़ते हैं स्किल्स इसको, उसके अलावा सुर का रियाज करना है इसके ऊपर, डेली रियाज करके फिर वो सुर गले में बैठता है। तो वो गले में बैठता है तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज हम सुनते हैं तो वो ज़हन में बैठना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़ैन, आपने कहीं पे परफॉर्म किया है कराची में, कराची से बाहर, मुल्क से बाहर कहीं परफॉर्म किया? बिकॉज़ आपकी आवाज वाकई में बिल्कुल, मैं तो फैन हो गई आपकी। थैंक यू। बस मैं कराची में बिल्कुल परफॉर्म करता हूँ और होटल्स वगैरह में ज्यादा परफॉर्म करता हूँ, उसके अलावा लाइव शोज भी करता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आप होटल्स वगैरह में भी परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे भी यही होता है कि जो फरमाइश करता है उसकी फरमाइश का गाना गाना पड़ता है। तो अगर मैं और अनम कोई फरमाइश करे तो आप गाएंगे? बिल्कुल, कोशिश करेंगे। चलिए अनम, जल्दी से सोचते हैं कि हम इनको कौन सा सॉन्ग कहें जो ये हमें गा के सुनाए। अभी आप एक सॉन्ग सुना रहे थे हमें, बड़ा ही खूबसूरत आपने उसे गाया था, मेरा ख्याल है वही सुना दीजिए। ठीक है, वही सुना। आप गा रहे थे? बिल्कुल, चले वही सुना दीजिए। सोचे कि आप भी किसी होटल में हैं और आपसे फरमाइश की गई है कि समवन स्पेशल के लिए, और आप सॉन्ग सुनाने जा रहे हैं। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न भुलाना, जब से देखा तुम्हें कुछ नहीं है सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, और मांगू क्या खुदा से, क्या और मांगू दुआ, हो तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रोके ये जमाना। बहुत जबरदस्त आपने गाया है, कोई जमाना नहीं रोक सकता आपको, यू आर दी टैलेंट। इतनी जबरदस्त बेस है आपकी आवाज में, इतना मेलोडियस आप गाते हैं, और जैसा गाना है बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि यूजुअली होता है कि हमारे टेलीविजन पे ये सॉन्ग्स चलते रहते हैं, तो मुझे लग नहीं रहा कि हम कोई अलग गाना सुन रहे हैं। ज़ैन, यू आर सिंगिंग टू मच वेल। तो ऐसे ही अच्छा गाते रहिए, और कोई जाते जाते आप कोई एक अच्छा सा अगर सॉन्ग सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। पाकिस्तानी सॉन्ग है, थोड़ा शॉर्ट था। हाँ, तो साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म मुस्तकिल क्यों मुझे देखता रहता है जमाना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना
सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, जैन, इतना खूबसूरत आपने गाया है कि इस गाने पर एक सैल्यूट तो बनता है। जबरदस्त। बहुत से लोगों को सज्जाद भाई का गाना बहुत पसंद है, लेकिन कोई इस तरह से उसको निभा नहीं पाया। आपने वाकई इस गाने को बहुत बखूबी निभाया, और जो आपके ऊपर खुदा की देन है, मेरा ख्याल है कि ये चीज ऐसी है, ये एक ऐसा समंदर है जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक आपकी इस गायकी के लिए, और हम आपको बहुत सारी दुआएं भी देना चाहेंगे। थैंक यू। ऐसे ही आप आते रहिए और छाते रहिए, हमारे शो में भी आइए, बार बार आइए, और इस तरह का टैलेंट हम आपसे मिलवाते हैं। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं, तो हमें अपनी कहानी बता सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट पर, तो आप भी मेरे और अनम के साथ इस हॉट सीट पर मौजूद हो सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी फिर कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।